Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 30th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 30 मई 2021 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ, लेकिन आर्टिकल 1 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो है यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं उसके इनफ डिटेल्स के साथ में। और ये वीडियो आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो काफ़ी लंबा भी हुआ है क्योंकि इसमें काफ़ी बदलाव हैं। काफ़ी हद तक मैंने सारे आर्टिकल्स को यूपीएससी से रिलेट किया है, सिलेबस से रिलेट किया है, लेकिन साथ ही साथ ये वीडियो और भी वेरियस एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे पहले आर्टिकल में बात करी गई है 43rd जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के बारे में। अभी आपको मालूम है परसों ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, तो बहुत सारी बातें करी गई हैं इस मीटिंग में। हम लोग जानेंगे क्या क्या चर्चा करी गई है। ओके, नाउ इस साल की ये पहली मीटिंग थी, आपको ध्यान देना है 2021-22 में अभी तक जीएसटी काउंसिल की कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी, तो पहली मीटिंग अब हुई है। और लास्ट मीटिंग जीएसटी काउंसिल की पिछले साल अक्टूबर 2020 में हुई थी, तो मतलब काफ़ी लंबे समय बाद ये मीटिंग हुई है। ओके, कोविड-19 की वजह से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। नाउ काफ़ी देर से हम लोग जीएसटी काउंसिल का नाम ले रहे हैं, तो ये क्या है बेसिकली आपको मालूम होगा। जो ये काउंसिल है इसके अंदर काफ़ी सारे मिनिस्टर्स होंगे, आपस में बीच में बैठकर डिस्कशन चला होगा सारे मुद्दों को लेकर। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जीएसटी काउंसिल का मतलब क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है। और ये कहाँ पे मेंशन करी गई है, आर्टिकल 279A के अंदर आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में चर्चा देखने को मिलेगी। इसको ध्यान रखना। देखो, जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। लक्ष्मीकांत पढ़ोगे उसमें पूरा एक चैप्टर है जीएसटी काउंसिल के ऊपर। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे वहाँ पर पूरा चैप्टर मिलेगा आपको। बजट पढ़ोगे जहाँ पे उसमें जीएसटी का जिक्र होगा। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे उसमें भी जीएसटी का जिक्र होगा। जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ अगर हम बात करें ये जो काउंसिल है इसको चेयर कौन करता है, एक तरीके से हेड कौन है, तो वो हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो कि आज के टाइम पर निर्मला सीतारमन जी हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो इनकी पिक्चर है, ठीक है, ये आज के टाइम पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नाउ उसके साथ यहाँ पे स्टेट्स भी होते हैं। उसी वजह से जीएसटी काउंसिल की बॉडी को हम लोग एक फेडरल बॉडी बोलते हैं। फेडरल बॉडी मतलब यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ओके, जीएसटी काउंसिल के अंदर आई होप आपको ये क्लियर हुआ। नाउ जीएसटी काउंसिल में ये जो मीटिंग हुई है अभी 2 दिन पहले, उसमें पहली चीज क्या डिस्कस करी गई है। देखो, कोविड से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, मतलब कि कोविड से रिलेटेड जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर नहीं कह सकते, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गया या वैक्सीन्स हो गई, तो उसके ऊपर क्या है ना, अभी हम लोग थोड़ी सी जीएसटी लगा रहे हैं। ठीक है, हालांकि जो पहले ज़्यादा लगती थी उसको कम करके थोड़ा सा कम करके जीएसटी लगाई जा रही है फिलहाल। अब यहाँ पे जो स्टेट्स हैं यानी जो अपोजिशन साइड में राज्य हैं, उनका कहना यह था कि ये जो थोड़ी सी भी आप जीएसटी लगा रहे हो इन कोविड-19 रिलीफ इक्विपमेंट्स के ऊपर, तो यहाँ ये आपको जीएसटी नहीं लगानी चाहिए थी। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया यहाँ पे जो इंडिया खासकर अगर हम बात करें तो कोविड से काफ़ी बुरी तरह से गुजर रहा है, तो यहाँ पर ये जीएसटी इन इक्विपमेंट्स के ऊपर नहीं लगनी चाहिए थी, ऐसा यहाँ पे स्टेट्स का कहना था। ये मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा था। नाउ फाइनली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और यहाँ पर देखो जो चीज़ें चल रही थी काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये जीएसटी लागू वैसी की वैसी रहेगी जैसे पहले थी। काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पे छूट दी गई है, जैसे कि जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है अगर आप कोई सामान इंपोर्ट करते हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आप कोई सामान इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी छूट दी जाएगी जीएसटी को लेकर। और जो ये छूट है ये अभी तक दी जा रही थी, ठीक है, इंपोर्ट के ऊपर दी जा रही थी, इसको बढ़ा दिया गया है, अगस्त 2021 तक कर दिया है, आपको ये रिलीफ मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसा इंपोर्ट जो कि आप डोनेट करोगे, ठीक है, आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो ताकि आप डोनेशन करो पाओ उस चीज़ की, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाली कंट्री के अंदर, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। साथ ही साथ यहाँ पर बात करी गई है जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं आईजीएसटी, इसके ऊपर भी छूट दी गई है।
अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट हुआ है तो उसके ऊपर भी आईजीएसटी नहीं लगेगी। नाउ ये आईजीएसटी क्या होती है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप देख पाओगे कंट्री के अंदर ब्लैक फंगस के केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक निकल कर आए कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक फंगस का इलाज क्या बताया गया है, वो है एम्फोटेरेसिन बी। तो बोला यह गया है जो टैक्स फ्री इंपोर्ट है, यानी कि ऐसे इंपोर्ट जहाँ पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उसके अंदर एक एम्फोटेरेसिन बी भी है। ओके, मतलब जीएसटी इस पर भी नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हो सकता है और भी चीज़ों के ऊपर ये रिलीफ मिले, ठीक है। हालांकि जो अभी अगर हम बात करें वैक्सीन वगैरह, अभी जितने पे यहाँ पे जीएसटी पहले लग रहा है, जो भी 5% 12% जो भी जीएसटी लग रहा है, वो वैसा का वैसा अभी लगने वाला है, जो भी चीज़ें चल रही हैं। नाउ मैंने अभी यहाँ पे आपको एक टर्म बताई थी आईजीएसटी, तो यहाँ पे उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जीएसटी के बारे में समझो, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का फंडा क्या है। ये आया कब था, ये आया था 1 जुलाई 2017 को, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर जब ये लाया गया तो 3 चीज़ें थे, 3 फंडा है। वो क्या है, एक तो आपको देखने को मिलेगा सीजीएसटी, एक आपको देखने को मिलेगा एसजीएसटी, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा आईजीएसटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे फंडा ये समझो, ये सीजीएसटी और आईजीएसटी एक साथ लगते हैं। क्लियर, कैसे, मान लो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एक स्टेट की, ठीक है, यूपी की, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यूपी के अंदर मान लो आप किसी गुड्स का ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपका उसका ट्रेड कर रहे हो, उसका व्यापार कर रहे हो ना, उस पर जीएसटी जो लगेगी वो अगर एक स्टेट के अंदर, जैसे यूपी के अंदर ये गुड्स का ट्रेड हो रहा है, तो इसके अंदर दोनों ही जीएसटी लगेगी, सीजीएसटी भी लगेगी और एसजीएसटी भी लगेगी, ठीक है। मतलब कि आप समझो कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो ये प्रोडक्ट ए है, अब यहाँ पे इसका ट्रेड किया गया है ना, उस पर जीएसटी लगनी है, और स्टेट्स के अंदर आप इसको ट्रेड कर रहे हो, तो इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगी वो दोनों लगेगी। अब कैसे लगेगी आप देख पाओगे, मान लो इस प्रोडक्ट के ऊपर 18% जीएसटी है, तो 18 में से 9% यहाँ पे सेंटर रख लेगा और 9% यहाँ पर स्टेट रख लेगा, ठीक है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सिंपल। नाउ आईजीएसटी के अंदर क्या होता है, मान लो यहाँ पर आईजीएसटी कब लागू होती है, आप जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करते हो, मतलब कि यूपी से आप कह सकते हो महाराष्ट्र के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, तब जाके आईजीएसटी लगती है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड होगा तो आईजीएसटी लगता है, लेकिन अगर एक स्टेट के अंदर ट्रेड हो रहा है तो वहां पर ये दोनों ही जीएसटी लागू होती हैं। क्लियर। नाउ अगर हम बात करें जीएसटी अमनेस्टी स्कीम के बारे में, मतलब जीएसटी ने कहाँ पर छूट दी है, तो आप देख पाओगे पहली बात यहाँ पे माफ़ी कहाँ पर माफ़ किया है। सबसे पहली बात, अगर आपकी कोई लेट फीस है, जो लेट में आपको वो फ़ी पे करनी है, तो उसको भी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। मान लो कोई टैक्स पेयर है, ठीक है, कि जिसको टैक्स पे करना है ये वाला, ठीक है, उसका जो टैक्स आप कह सकते हो, उसका कोई जो रिटर्न वगैरह है वो पेंडिंग रह चुका है, तो वो उस आप कह सकते हो अपने जो पेंडिंग रिटर्न है उसको भी फाइल कर सकता है और इस बेनिफिट्स के स्कीम उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो फीस वगैरह अगर कोई लेट फीस होती है तो उसको भी रिड्यूस कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इससे बहुत सारे जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, ठीक है, लगभग वो 89% तक कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं, मतलब कि जीएसटी लगभग 89% तक स्मॉल टैक्स पेयर वाले पे करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये छूट मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट फीस को कम किया गया है, ठीक है, एक तरीके से जो फ़ी जमा होती थी, ठीक है, लेट एक तरीके से आप कह सकते हो लेट की वजह से कोई फ़ी चार्ज करी जाती थी ना, उस फ़ी को कम किया गया है। इससे जो टैक्स पीरियड है आप कह सकते हो, इससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे जो है हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, फ्यूचर में जो है इसको इफेक्ट में ला सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अभी फिलहाल जो छोटे मोटे टैक्स पेयर हैं उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आराम मिला है ना। उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में बात करी गई है, ये मुद्दा क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब आया था, 1 जुलाई को आया था, 1 जुलाई 2017 में लाया गया था। जब हम इसको ला रहे थे ना, तो स्टेट्स जो है, जो राज्य सरकार हैं, वो पूरी तरह से मना कर रहे थे, एक तरीके से इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि जिसको जीएसटी नहीं लानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीएसटी अगर लाते हैं तो स्टेट्स को जो है इससे काफ़ी तगड़ा लॉस होगा। नाउ अब सरकार को तो जीएसटी लानी थी, तो सरकार ने बोला कि चलो हम जीएसटी ले आते हैं और आने वाले 5 साल तक हम आप लोगों को यानी स्टेट्स को क्या करेंगे, स्टेट्स को हम लोग कंपनसेशन देंगे, ठीक है, कंपनसेशन पे करेंगे, ऐसा यहाँ पे सेंटर ने बोल दिया था। ठीक है, यहाँ पर आप वही देखोगे मुद्दा, ये क्या हुआ था, 1 जुलाई 2017 की बात है, इन्होंने बोला 5 साल के लिए क्या करेगी, सेंटर जो है स्टेट्स को कंपनसेशन दे देगी। क्यों? क्योंकि हमें जीएसटी लागू करना है और स्टेट्स मान नहीं रहे हैं इसको लागू करने के लिए, तो इस तरीके से यहाँ पे सारा काम हो सकता है, हम स्टेट्स को कंपनसेशन दे सकते हैं, और यही हुआ, स्टेट्स जो है इस कंपनसेशन से मान गया
और जो है यहाँ पर उसके बाद जीएसटी को लागू कर लिया गया है। नाउ अभी जो है ना इस कंपनसेशन सेस को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया 5 साल का एग्रीमेंट हुआ तो ये कब खत्म होगा? साल 2022 में खत्म होगा। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक आया और कोविड की वजह से जो कंट्री है हमारी इंडिया है, यहाँ पर जीएसटी का कलेक्शन अच्छा खासा हुआ नहीं, तो कहाँ से जो है सेंटर यहाँ पे कंपनसेशन देगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करी गई है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा मुद्दा क्या है, आप देख पाओगे जो है सेंटर क्या करेगा, अभी बोरो करेगा। ठीक है, उधार लेगा, कम से कम 1.58 लाख करोड़ रुपए तक का यहाँ पे उधार लेने वाला है। फिर उसके बाद ये स्टेट्स को देगा ये कंपनसेशन के तौर पर। ठीक है, और भी जो अमाउंट है वो आने वाले टाइम पे डिस्कस किया जाएगा। इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन रखा गया है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल के ऊपर, जिसमें ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करी जाएगी। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो काउंसिल मीटिंग हुई है, एक और मुद्दा उठाया गया। ये क्या है, जो बहुत सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी एडवांस पेमेंट कर दिया गया है। ओके, लगभग यहाँ पे आप देख पाओगे 4500 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को, ताकि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर जल्द से जल्द वैक्सीन को मंगा सकें। तो एडवांस पेमेंट हम लोग दे चुके हैं। और जो कंट्री है आप कह सकते हो जो एंगेज कर रही है सप्लाई और मैन्युफैक्चर से, वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? जापान से हैं, यूरोप, या आप कह सकते हो यूरोप से हैं, जो कि वैक्सीन के लिए कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद एट दी लास्ट क्या डिस्कशन किया गया? एनुअल रिटर्न फाइल के बारे में डिस्कशन किया गया है कि मान लो यहाँ पर जो हमारा जीएसटी काउंसिल है, इसने रिकमेंड ये किया है कि देखो जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है एक्ट 2017, क्योंकि 2017 में लाया गया था। अब क्या होगा, किसी को अगर एनुअल रिटर्न फाइल करनी है तो वो सेल्फ सर्टिफिकेशन के थ्रू कर सकता है। ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू यहाँ पे पूरी तरह से सर्टिफाइड करा जाए, सीए के पास जाकर आप फाइल करवाओ, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोली है, देखो एनुअल जो रिटर्निंग फाइल होती है, ठीक है, रिटर्निंग फाइल आई होप आपको पता होगा, जो ये रिटर्निंग फाइल होती है ये ऑप्शनल रहने वाली है किन लोगों के लिए? जो छोटे मोटे टैक्स पेयर हैं। ठीक है, टैक्स पे करते हैं हम लोग, उसके रिटर्न के लिए फाइल आप कह सकते हो कि उस फॉर्म फिलअप किया जाता है कि हम लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं, जिससे हम लोग को वापस से काफ़ी हद तक रिटर्न मिल जाता है ना। जो छोटे मोटे टैक्स पेयर हैं वो उनके लिए ऑप्शनल है कि वो फाइल रिटर्न करें या ना करें। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। लेकिन जो बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं, मतलब कि जिनका टर्नओवर, जिनके फर्म का टर्नओवर लगभग 5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, उन लोगों को यहाँ पर ये आप कह सकते हो एनुअल रिटर्न फाइल ज़रूर करनी चाहिए। ओके, नाउ अभी हमने ये पूरा का पूरा आर्टिकल डिस्कस किया है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल आपका यूपीएससी से पूरी तरह से लिंक करता है। कैसे? जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी आपकी आती है। इंडियन इकोनॉमी का आप सिलेबस देखोगे तो उसमें एक टॉपिक ये देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये तीनों ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, देखो इस तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। हमने जीएस आप कह सकते हो पेपर से लिंक कर लिया, यूपीएससी में कहाँ पर ये लिंक किया जाएगा उसको भी हमने कवर कर लिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से वीडियो अब बनाया जा रहा है। और आप मानोगे नहीं, इस वीडियो को जो स्लाइड्स है ना, ये प्रिपेयर करने में मुझे 3 से 3.5 घंटे लगे हैं। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अब रिकॉर्डिंग करने में 1 घंटा लगेगा, तो मतलब 4 साढ़े 4 घंटे ये वीडियो ले रखा है। तो आप समझ सकते हो इसमें कंटेंट आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में। तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब कि डायरेक्टली कुछ पैसा पे कर दिया जाएगा नीडी पीपल को, जिनको ज़रूरत है। ठीक है, तो मॉनेटरी असिस्टेंस दे दिया जा रहा है यहाँ पे, किसके लिए? बच्चों को दिया रहा है, छोटे छोटे बच्चों को दिया जा रहा है, ताकि जो वो मिड डे मील्स प्रोग्राम है उसको हम लोग यहाँ पे पूरा कर सकें। जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे इसके अंडर में आएंगे, उनको ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। किस तरीके से, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, इसको इम्प्लीकेशन कैसा होगा? सबसे पहली बात देखो, अभी हुआ क्या है, जैसे जैसे स्कूल्स बंद हुए, ठीक है, कोविड की वजह से, अब यहाँ पर उसी की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, मिड डे मील प्रोग्राम हमारा अच्छे से चल नहीं पा रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, स्कूल में बच्चे जाते थे तो वहाँ पर उनको खाना मिल जाता था। नाउ अभी यहाँ पर इसी के तौर पे जो है ये असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ सेकंड थिंग क्या है, देखो हम लोगों ने एडिशन में भी बहुत सारा पैसा देने की बात करी है। आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो भारत सरकार है उसने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग आप कह सकते हो कि हर एक व्यक्ति को 5 रुपये पर केजी हर महीने आप कह सकते हो ये फूड ग्रेन्स यानी अनाज प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये हम लोग ग्रेन्स, ये जो सरकार है वो अनाज प्रोवाइड करवाने वाली है। और कितने लोगों को, लगभग 80 करोड़ बेनिफिशरीज को जो है यहाँ पर यह मिलने वाला है। और ये कौन सी स्कीम है? ये स्कीम है PMGKAY, जिसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मतलब कि जो गरीब है उसका कल्याण हो जाए। ठीक है, उसी वजह से यहाँ पर ये उसको अन्न प्रोवाइड किया जा रहा है।
ठीक है, अनाज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सरकार यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने की कोशिश कर रही है ताकि हम लोग इस पैंडेमिक से निकल सकें ना। उसके बाद यहाँ पे देखो और क्या बोला गया है, हमने देखा ये जो स्कीम है ये बच्चों के लिए है, तो साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कोशिश करी जाएगी जो चिल्ड्रन के अंदर न्यूट्रिशन लेवल्स है उसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अपर लेवल पर रख पाएँ, उसको सेफगार्ड बचा पाएँ। देखो न्यूट्रिशन लेवल्स आज के टाइम पर काफ़ी हद तक कम देखने को मिलते हैं। न्यूट्रिशन लेवल क्या है, मतलब बच्चा अच्छा खाना नहीं खा रहा है, उसकी वजह से उसको कुपोषण हो रहा है ना। यहाँ पे अगर पोषण भरपूर खाना खाएगा, अगर वो अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएगा तो उसके न्यूट्रिशन लेवल अच्छे होंगे, इम्यूनिटी वगैरह भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट होगी। ठीक है, तो सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, बच्चों की न्यूट्रिशन लेवल्स के ऊपर काम कर रही है। उसके बाद वन टाइम स्पेशल वेलफेयर स्कीम चला रखी है। इसमें क्या होगा, इसमें सरकार पैसा प्रोवाइड करवाएगी। यहाँ पे घोषणा कर दी गई है वो 11.8 करोड़ यहाँ पे चिल्ड्रन को आप कह सकते हो कि ये आप कह सकते हो ये हेल्प प्रोवाइड करवाई जा रही है। और ये 11.8 करोड़ ये बच्चे कौन से हैं, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के हैं। इन बच्चों को जो है ये हेल्प प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के अंदर है। ठीक है, जो भी यहाँ पे सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पर एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करवाने की अनाउंसमेंट किया गया है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी डिस्कशन किया है, यानी कि सरकार ने ये बोला है कि हम लोग और एडिशनल फंड्स देंगे, जैसे कि लगभग 1200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी, ताकि ये जो चीज़ें हैं अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ और जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो नीडी पीपल हैं उन लोगों की हम लोग मदद कर पाएँ। नाउ अब अगर हम बात करें जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम का मतलब क्या होता है और इसको लॉन्च कब करा गया था, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो मिड डे स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से इसको स्पॉन्सर्ड कर दी है। इसको लॉन्च करा गया था 1995 में, तो मतलब ये काफ़ी पुरानी स्कीम है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फीडिंग प्रोग्राम है, मतलब कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम स्कूल के बच्चों को खाना खिला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दुनिया का उस कैटेगरी में सबसे बड़ा यहाँ पे स्कीम माना जाता है। इसकी आप कह सकते हो पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ मकसद क्या है, मकसद यही है कि जो हंगर है, भुखमरी है या फिर कुपोषण है, मेल न्यूट्रिशन, उसको हम लोग एक तरीके से ख़त्म कर सकें। साथ ही साथ जो बच्चा है उसकी हेल्थ के ऊपर काम कर सकें, या फिर जो वेमेन है, वेमेन के लिए हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। अब आप कहोगे वेमेन के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल के अंदर बच्चों को मिड डे खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, उनको खाना स्कूल में हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए भी यहाँ पर वेमेंस वगैरह की ज़रूरत होगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होता हुआ नजर आएगा। नाउ यहाँ पे क्या होगा, मिड डे मील्स प्रोग्राम में होता क्या है, कुक्ड मील्स प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि पका हुआ जो खाना है वो पूरी तरह से पका हुआ खाना दिया जाता है हर बच्चे को, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया सरकारी स्कूल के अंदर ये स्कीम चलाई गई है। और कुक्ड मील के अंदर काफ़ी कुछ होता है, मतलब न्यूट्रिशियस भरपूर खाना है, क्योंकि इसके अंदर आपको 450 कैलोरीज दी जा रही हैं, जिसमें से 12 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है जो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे हैं, और 700 कैलोरीज जो दी जा रही हैं आप कह सकते हो 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को, और उसमें से आप कह सकते हो 20 ग्राम जो है प्रोटीन मिल जाता है। तो ऐसा भी यहाँ पर डेटा बताया गया है। नाउ ये जो मिड डे मील है आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर कोविड की वजह से ये स्कूल्स वगैरह के अंदर आज के टाइम पर प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोला है कि वो सिक्योरिटी अलाउंस जो है पे कर देंगे। बेनिफिशरीज कौन कौन है, सारे ही बच्चे यहाँ पर बेनिफिशरी हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, मदरसास के अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि इन सबको सपोर्ट करता है एक समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा क्या है, आप देख पाओगे ये एक और ये प्रोग्राम है जो कि बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करता है, सबको इकट्ठा लेकर आता है, स्कूलिंग की बात करता है। ठीक है, इक्विटेबल सबको कुछ ना कुछ सिखाया जाए, उसके लिए यहाँ पे बात करता है। जो स्कूल है, स्कूल का इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए अभियान काम करता है, एक तरीके से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। उसके साथ इसके अंडर और 3 स्कीम आती हैं, आप देख पाओगे सर्व शिक्षा अभियान आती है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आती है, टीचर एजुकेशन आता है। तो मतलब कि एक तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करवाना। तो हर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो बच्चा है उसके लिए यहाँ पे मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम है। नाउ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम क्या होती है मैंने आपको बताया। देखो अभी मैंने आपका क्या क्या बताया, मिड डे मील स्कीम हम लोगों ने देखा, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी कि सरकार ने क्या क्या घोषणा करी है, क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा बच्चों को। उसके बाद एक और टॉपिक आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का, जिसको हम लोग डीबीटी बोलते हैं। इसका मकसद ये है कि देखो फंड्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, डायरेक्टली जो है लोगों के बैंक अकाउंट में फंड्स को ट्रांसफ़र कर देना, जिससे कि वो दिक्कतों से लड़ सकें। नाउ ये जो स्कीम है इसको लाया गया था 1 जनवरी 2013 में। आप देख पाओगे 1 जनवरी 2013 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को लेकर आए थे। पहले इसको 43 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लागू कर रखा था,
फिर उसके बाद 2014 में इसको थोड़ा सा और बढ़ाया गया, 2015 में इसको और ज़्यादा बढ़ाया गया, फिर 2020 में आप देख पाओगे काफ़ी सारी स्कीम्स को यहाँ पर पैसा दिया जाता है, काफ़ी सारी स्कीम्स के अंडर में पैसा प्रोवाइड किया जाता है इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के थ्रू। ओके, नाउ कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चाहिए होते हैं। देखो, बैंक अकाउंट चाहिए और आधार, पेमेंट, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक तरीके से एक लीगल बैंक अकाउंट होना चाहिए जहां पर आपका ये पेमेंट आ सके। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देती हैं। वो कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो कि पैसा ये भी प्रोवाइड करवाती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई है, और भी बहुत सारे आप देख पाओगे। ये सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसी स्कीम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं पैसा प्रोवाइड करवाती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं लोगों को। नाउ अब ये आर्टिकल भी आपके लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कैसे? आप जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक आता है गवर्नेंस की हर लोगों को टेंशन ज़्यादा होती है, लेकिन गवर्नेंस अगर आप लोग करंट अफेयर से पढ़ते रहोगे तो भी कम हो जाता है। ओके, नाउ गवर्नेंस के अंदर आपको और भी बहुत टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे पॉवर्टी और वेलफेयर स्कीम्स। उसके बाद ये जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में आपका एक टॉपिक आता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। नॉन अलाइंड का मतलब क्या है? हम लोग किसी से मिलेंगे नहीं, हम अकेले रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन अलाइंड मूवमेंट और जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं इनकी आपस में मीटिंग हुई है, और मीटिंग ये वर्चुअल हुई है, एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हुई है। आप देख पाओगे ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। तो यहाँ पर ये इंडिया की साइड से ये मीटिंग में थे। अब यहाँ पे मीटिंग तो करी गई है, तो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जैसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, एनएएम कंट्रीज़ क्या हैं, कैसे एस्टेब्लिश हुई हैं, बहुत सारा मुद्दा है। नाउ ये जो मीटिंग हुई है इसमें इंडिया ने क्या स्टैंड रखा है? इंडिया ने देखो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है। एक तरीके से बोला है कि देखो हमारी कंट्री के अंदर भी वैक्सीन की ज़रूरत है, लेकिन तब भी हम लोग ये बहुत सारी जो आप कह सकते हो मेडिसिन वगैरह की सप्लाई है वो देने वाले हैं। इनमें हमारी जो 123 पार्टनर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। कोविड-19 से रिलेटेड आप कह सकते हो रिलीफ हम लोग उन कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें कि 59 नॉन अलाइंड मूवमेंट नेशंस हैं। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना है, नॉन अलाइंड मूवमेंट नेशंस हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाओगे यहाँ पे जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं वो है एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या होता है कि देखो हर लोगों को एक तरीके से उनको हेल्थ सर्विसेज मिल पाए, ठीक है, एक क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल पाए, तो उसके लिए एक तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज चलाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि हमारी कंट्री के अंदर सभी लोगों को एक तरीके से हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट दिया जाए। उसी तरीके से हमारे पास स्कीम है एक और, आयुष्मान भारत। आपको मालूम होगा आयुष्मान भारत का भी मकसद यही है कि फ्री में हेल्थ केयर दी जाए। लगभग 500 मिलियन अनप्रिविलेज पीपल को यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाता है हेल्थ केयर, ठीक है। और दो अप्रोच रखता है, कैसे कैसे हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है। पहले तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि देखो हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोल दिए जाएंगे जहाँ पर फ्री में ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद सेकेंडली ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू यहाँ पे जो भी पुअर फैमिलीज हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं हम लोग फ्री में हेल्थ प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और यही अप्रोच हमने रखी है कि हमारी कंट्री के अंदर भी क्या हो, एक फ्री में ट्रीटमेंट मिल जाए सभी लोगों को। तो ये एफर्ट कहीं ना कहीं हम लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ हमने देखा इस मीटिंग के अंदर नॉन अलाइंड आपके साथ नॉन अलाइंड मूवमेंट वाली कंट्रीज भी थी। नाउ ये नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है, इसका बैकग्राउंड देखो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक कोल्ड वॉर हुआ था, आपको मालूम होगा कोल्ड वॉर हुआ था 1945 से लेकर 1991 के बीच में। किसके बीच में हुआ था? यूएसए के बीच में हुआ था और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ था, यानी यूएसएसआर के बीच में हुआ था, जो कि रशिया हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ उस समय, क्या होता था, ये लोग जो यूएस है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्गर था और यूएसएसआर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था, देखो सारी कंट्रीज ज्वाइन कर रही थी, काफ़ी सारी कंट्रीज यूएसए को ज्वाइन कर रही थी, काफ़ी कंट्रीज जो है सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर रही थी, ऐसी चीज़ें चल रही थी। नाउ जिन कंट्रीज़ ने ना ही यूएसए को ज्वाइन करा ना ही जो है सोवियत यूनियन को ज्वाइन करा, वही कंट्रीज़ कहलाई गई हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़। ओके, ध्यान रखना, इन लोगों ने यहाँ पर आप कह सकते हो मांगी नहीं करी, एक तरीके से अपने आप को इन्होंने अलग रखा, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा है, न्यूट्रल रखे हैं, ठीक है। उन कंट्रीज़ को बोला गया है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो आपको ध्यान रखना ये कोल्ड वॉर से कहीं ना कहीं लोकेटेड है। फाउंड कब करी गई थी? देखो हुआ क्या था, बैंडन कॉन्फ्रेंस आया था, इसके 6 साल बाद 1955 की बात है। जो ये मूवमेंट है नॉन अलाइन कंट्रीज़ का, आप कह सकते हो लाया गया और धीरे धीरे ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ चला गया।
और आप कह सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे लीडर्स थे इसके अंडर में, जैसे कि जोसेफ ब्रोज टीटो जो कि युगोस्लाविया के थे, उसके बाद इजिप्ट के लीडर थे, और इंडिया के पर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, और उसके बाद घाना के थे, और जो है इंडोनेशिया के थे। ये सभी लोग जो है लीडरशिप कर रहे थे कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे नॉन अलाइंड मूवमेंट को। ठीक है, ठीक है, हम लोग किसी कंट्रीज़ के साथ जो है मिलेंगे नहीं, ठीक है, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो इस यहाँ पे यही था कि हम लोग किसी कंट्रीज़ के साथ जो है अलाइन नहीं करेंगे। नाउ पर्पस क्या था इसका? पर्पस ये था कि हम अपने कंट्री की, खुद की कंट्री की इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर सकें, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से फंडा था कि हमारे ऊपर कोई अब इस तरीके से रूल ना करे। ठीक है, इन सब चीज़ों से बचे रहें हम, कि कोई राज वगैरह ना करे हमारे ऊपर, रूलर अपना कोई रूलर बन के ना आ जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम जो है कहीं पर भी अलाइन नहीं हुए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नाउ नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, एक कंट्री नहीं है। यहाँ पे हैं लगभग 120 मेंबर्स हैं। ठीक है, अप्रैल 2018 तक यहाँ पे 120 मेंबर्स हैं, तो अप्रैल 2018 तक ही डेटा दिया गया है, जिसमें कि 53 जो है कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया से आती हैं, और 39 कंट्रीज़ भी आप कह सकते हो कि 53 कंट्रीज़ अफ्रीका से आती हैं, 39 कंट्रीज़ जो हैं एशिया से आती हैं, 26 कंट्रीज़ लैटिन अमेरिका से आती हैं, ठीक है, और कैरिबियन से आती हैं, और 2 कंट्री जो है यूरोप से आती हैं। कुल मिला के 120 मेंबर हैं इसके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। 17 कंट्रीज़ और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑब्जर्वर हैं, जो कि पूरी तरह से इस पूरे जो ये मूवमेंट है कैसा चल रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। नाउ हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं देखने को मिलेगा, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। जो समिट होती है इनकी वो अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाती है। और अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट इल्हाम अलीव जो है इसके प्रेसिडेंट है, और जो कि 2022 तक रहने वाला है, अज़रबैजान से ये बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको 2 पॉइंट ये देखने को मिलेंगे, आप देख पाओगे, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स और नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करी गई है, जिनका नाम है, इसको भूल जाना, इनका नाम है वीर सावरकर। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि 28 मई को इंडिया ने क्या करा, श्रद्धांजलि दी है। ये के फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, इनका नाम है, आप कह सकते हो कि पहले इनको जो विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में वीर सावरकर के नाम से जाना गया है। अब इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है, तो उसी अवसर पर जो है आप कह सकते हो श्रद्धांजलि दी गई। इनको एक फ्रीडम फाइटर थे, साथ ही साथ एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन, लॉयर, राइटर भी थे, और इनको स्वतंत्र वीर सावरकर भी बोला जाता है। नाउ इनका जन्म कब हुआ था, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 28 मई को। अब ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे इंपॉर्टेंट होगा आगे मैं बताऊंगा। तो इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 में। कहाँ पर? भागुर के अंदर, जो कि एक गांव है नासिक के पास, आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्होंने फाउंड करी थी, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर बन के रहे हैं, कहीं कहीं पर काम किया है। आप देख पाओगे इन्होंने एक सेक्रेटेरिएट सोसाइटी को फाउंड किया था, जिसका नाम है अभिनव भारत सोसाइटी। उसके बाद ये यूके गए, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस में ये इन्वॉल्व हुए। उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए थे किसके? हिंदू महासभा के, 1937 से लेकर 1943 तक। और जो सावरकर साहब हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिनका बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी, आप कह सकते हो हिंदुत्व, जिसको हम यहाँ पर दिया गया हु इज़ हिंदू, हिंदू कौन है, उस तरीके से इनके द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया। नाउ अगर हम बात करें, इनकी डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी, तो डिस्कस करेंगे कैसे हुआ था। पहले तो इनको अरेस्ट कर लिया गया 1909 में। बोला ये जा रहा था कि ये विद्रोह कर रहे हैं, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में आप लक्ष्मीकांत में भी पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। कुछ रिफॉर्म लाए गए थे, बदलाव लाए गए थे, तो उसके अगेंस्ट में विद्रोह कर रहे थे ये, तो उसी के चलते तहत इनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद 1910 में भी यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं अरेस्ट किया गया इनको। उसके बाद यहाँ पे आप कहोगे 50 साल तक जो है इनको जेल की सज़ा सुनाई गई, और ये सेलुलर जेल के अंदर बंद रहे 1911 से। और फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर इनकी जो डेथ हुई है 26 फरवरी 1966 में जो है इनकी डेथ हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने फास्टिंग करनी चालू कर दी थी, यानी कि आप कह सकते हो फास्ट कर रहे थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे। ठीक है, इनकी विश खुद यही थी कि मेरी डेथ हो जाए। ठीक है, उसी वजह से यहाँ पे फास्टिंग करी थी इन्होंने। नाउ ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 1 में आपको ये सिलेबस में 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ओके, नाउ उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर बात करी गई है साइक्लोन यास के बारे में। तो हाल ही में हमने देखा है साइक्लोन यास आया था, जो कि लैंडफॉल जिसने क्रिएट किया है कहाँ पर? बालासोर के अंदर, जो कि ओडिशा के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे साइक्लोन, हमने यास के बाद एक और साइक्लोन देखा था, मतलब यास से पहले ही आया था वो। हमने एक ही महीने में 2 साइक्लोन देखे हैं। पहले तो साइक्लोन ताउते आया था, फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये यास आया।
ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इस ओवरऑल इशू को क्या क्या है। नाउ साइक्लोन ताउते ने भी काफ़ी सारी जगह को हिट किया था, जैसे कि केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, सभी जगह को हिट किया था, काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया था। नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो साइक्लोन है ना, इनको क्या बोला गया है, इनको बोला गया है वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला गया है। नाउ कंडीशन ये है, आपने कैसे बता दिया कि ये वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, तो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, सबसे पहली बात, इस साइक्लोन को बोला गया है वेरी सीवर साइक्लोन। तो वेरी सीवर साइक्लोन कौन से होता है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये है वेरी सीवर साइक्लोन, जिनकी हवा की स्पीड होती है 118 से 221 किलोमीटर पर आवर की, उनको यहाँ पर यह साइक्लोन बोला जाता है। उसी तरीके से अलग अलग नाम रखे गए हैं। अगर साइक्लोन की जो हवा की स्पीड है वो तेज़ है तो वो साइक्लोन उतना ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर हवा की स्पीड कम है तो यहाँ पर उतना कम खतरनाक है। ओके, तो ये विंड स्पीड के ऊपर आप कह सकते हो क्लासीफाई किया जाता है हर एक साइक्लोन को। नाउ ये जो साइक्लोन यास आया था, इससे कौन कौन से एरिया अफेक्ट हुए हैं, तो वेस्ट बंगाल के बहुत सारे बॉर्डर रीजन्स हैं, ओडिशा के रीजन्स हैं, जो कि काफ़ी बुरी तरह से हिट हुए हैं। और जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा बढ़ती हुई भी नजर आई है, जिसकी वजह से ये साइक्लोन फॉर्म हुआ है। नाउ क्वेश्चन ये होता है, ये जो साइक्लोन है ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिला है। देखो जो इंडिया में आते हैं ये सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है, व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये पूरी की पूरी मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू क्लियर कर दूंगा, वो ये वाली पिक्चर है। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पे आप देख पाओगे बीचों बीच से जा रहा है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि इंडिया के बीच से जाता है। उसके बाद नीचे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीच से जाता है। नाउ अब ध्यान से सुनना, ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, ठीक है, उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। नाउ कंडीशन इसमें भी अलग अलग है। अगर ये साइक्लोन इंडिया में आता है तो उसको साइक्लोन ही बोला जाता है, या फिर अफ्रीकन नेशंस में आता है, या फिर अगर साउथ अमेरिका में आएगा तो ये होता तो साइक्लोन ही है, लेकिन इसका नाम बदल दिया जाता है। साउथ अमेरिका में आएगा तो उसको हरिकेन बोला जाता है, और अगर ऑस्ट्रेलिया में आता है तो इसको विलीवीज बोला जाता है, और या फिर चाइना की साइड आता है या फिर जापान की साइड आता है तो उसको टाइफून बोला जाता है। ओके, नाउ क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर साइक्लोन आना है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। देखो फेवरेबल कंडीशन में सबसे पहली चीज़ ये आती है, लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, यानी कि जो समुद्र का एरिया है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है उसका वो 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, टेम्परेचर गर्म होने की वजह से, जो पानी गर्म होता है उसकी वजह से ये साइक्लोन ये हम फॉर्म होता हुआ नजर आता है। उसके बाद कॉरियोलिस फोर्स होनी चाहिए इसके अंदर, और विंड स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, और एक तरीके से लो प्रेशर एरिया बनना चाहिए। वो कैसे होता है यहाँ पे ये पूरा आप समझो क्या हो रहा है ना। आप देख पाओगे ये जो हमने देखा कि अभी यहाँ पे सन की हीट पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे पानी पे डायरेक्ट सन की हीट पड़ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, हमें 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुँचेगा पानी गर्म हो जाएगा, और पानी गर्म होने के बाद में यहाँ से इवेपोरेशन होगा, ठीक है, भाप निकलेगा, भाप निकल कर ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये हवा में जाएगा तो ऊपर ठंडा होता रहेगा, जैसे क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाते हैं ठंडक बढ़ती रहती है। ऊपर जाएगा, ऊपर एटमॉस्फेयर ठंडा होगा तो ये वापस से आप कह सकते हो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो उस प्रोसीजर के दौरान ये लेटेंट हीट छोड़ता है, और लेटेंट हीट की वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आईसी बनती है, आप देख पाओगे। फिर उसके बाद ये लो प्रेशर बनता है एरिया, तो ये लो प्रेशर बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। ये पानी गर्म हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद ये हवा चल जाती है, और आप कह सकते हो ये हवा इतनी स्ट्रांग हो जाती है जो कि इतनी ज़्यादा तबाही देखने को मिल जाती है। नाउ अगर हम बात करें जो साइक्लोन्स हैं उनको नाम कौन देता है, नाम देती हैं बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर। जैसे कि अभी हमने देखा जो साइक्लोन यास है इसको नाम दिया गया है ओमान के द्वारा, और उसी तरफ जो साइक्लोन ताउते है उसको नाम दिया गया था म्यांमार के द्वारा। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है दिया कैसे जाता है। तो देखो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कुछ गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी होती हैं। उसके बाद जो अभी आज के टाइम पर जो ग्रुप है उसके अंदर 13 मेंबर कंट्रीज़ है, तो 13 कंट्रीज़ मिलकर इन साइक्लोन का नाम देती हैं। वो 13 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, एक है बांग्लादेश, उसके बाद इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, येमेन। तो ये सारी कंट्रीज़ मिलकर साइक्लोन का नाम रखती हैं। हर एक कंट्री ने 13-13 नाम सजेस्ट कर रखे हैं, तो आप समझ सकते हो 13 कंट्री 13 × 13 कर दो 169 आ गया। तो 169 जो है नाम हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो उन नामों में से उठाया जाता है और फिर नाम दिया जाता है साइक्लोन का। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
नाउ उसके बाद यहाँ पर ये देख पाओगे, एक डेटा ये बताया गया है पिछले सालों में जो जो साइक्लोन्स आए हैं और उनकी वजह से कितना कितना नुकसान हुआ है, वो भी एक डेटा मुझे मिल गया था। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, आप जैसे आप देख पाओगे साल 2010 में साइक्लोन आया था लैला, ठीक है। उसके बाद 2011 में एक साइक्लोन यहाँ पे आप देख पाओगे कैला, अरे वाह। उसके बाद 2012 में यहाँ पर आप देख पाओगे यह है नीलम। उसके बाद फिलन, हुदहुद, वर्धा, ओकी, तितली, बुलबुल, फानी, ठीक है, बुरेवी, निवार, एम्फान देखने को मिला था। नाउ अब यहाँ पे ताउते देखने को मिला है। अब एक और ऐड कर दो यहाँ पर, वो है यास, ठीक है। इस तरीके के साइक्लोन्स यहाँ पर बताया गया, कितनी कितनी डेथ हुई है वो भी यहाँ पे बताई गई है। मतलब कि ये जो साइक्लोन है ये वाले रीजन में, मतलब ये जो अम्फान अम्फान ये बे ऑफ बंगाल में आए थे, और ये जो निसार्गा, ताउते, हिक्का, ये सब कहाँ पे आए, ये सब अरेबियन सी में आए। अब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, तो आप देख पाओगे इंडिया का मैप है, इंडिया की मैप में अरेबियन सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और बे ऑफ बंगाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अरेबियन सी में ज़्यादा जो है आपको देख पाओगे जो है आप कह सकते हो कि अरेबियन सी में काफ़ी कम जो है साइक्लोन देखने को मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है, ठंडक हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर जो है साइक्लोन कम देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अभी हमने देखा टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल का आज के टाइम का 32 डिग्री पहुँच गया है, मतलब कि जो नॉर्मल होता है उससे भी 2-3 डिग्री ज़्यादा पहुँच गया है। ओके, नाउ ये आर्टिकल आपके जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर एक टॉपिक देखने को मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन, और उसके बाद इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है येलो फंगस के बारे में। तो येलो फंगस अभी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ये बीमारी फैलती हुई नज़र आ रही थी। अभी पहले ब्लैक फंगस आया, ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस आया, नाउ अब तीसरा हम लोग को ये येलो फंगस देखने को मिल जा रहा है। और ये जो येलो फंगस है बोला ये जा रहा है कि ये काफ़ी खतरनाक है। येलो फंगस को हम लोग बोलते हैं म्यूकर सेप्टिक। तो ध्यान रखना, पहले इसको डेवलप करा गया था, एक तो मतलब बनता कैसे है, एक फंजाई है, और वो फंजाई कौन सी है, आप कह सकते हो उस फंजाई के थ्रू जो प्रेजेंस ऑफ मोल्ड नेक टाइप की फंजाई है, और उसी फंजाई से जो है ये जो पूरा का पूरा इन्फेक्शन है वो बन जाता है। और ये जो प्रेजेंट हो जाता है, आप कह सकते हो कि इट मे बी प्रेजेंट विद अननेसेसरी फटीग। आपको जो है थकान काफ़ी होने लगेगी, रैशेस होने लगेंगे, आपकी जो स्किन है वो जलने लगेगी, और भी बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। होता क्या है, जो ह्यूमिडिटी लेवल है यानी कि जो नमी होती है वो काफ़ी कम होने लगती है, और उस कमी की वजह से ही जो है ये फंगस ग्रो होता हुआ नज़र आता है। ओके, आपके लंग्स से ये स्टार्ट नहीं होता, इनफैक्ट आपकी इंटरनल ऑर्गन्स में ये एंटर कर जाता है, तो उसके बाद पूरी की पूरी एंटायर फंक्शनिंग आपके बॉडी की ख़राब करनी चालू कर देता है। नाउ क्या क्या कॉजेज़ हैं इसके, कैसे होता है, तो सबसे पहले देखो आज के टाइम पर कोविड पेशेंट्स में काफ़ी हद तक देखने को मिला था। कोविड पेशेंट्स को क्या दिए जा रहे हैं, स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। तो अगर ज़्यादा स्टीरॉइड का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, मतलब शुगर लेवल बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ इंक्रीज़ होगी। तो उसमें भी यहाँ पर ये आप कह सकते हो येलो फंगस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस देखने को मिल जाते हैं। या फिर गंदा एनवायरनमेंट हो, ठीक है, या फिर आपकी डायबिटीज़ जो है पूरी तरह से अनकंट्रोल हो, अनहाइजीनिक हैबिट्स हो, आपकी जो है गंदी आदतें हैं, ठीक है, आप जैसे खाना वगैरह खा रहे हो तो हाथ धो के नहीं खा रहे हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी यहाँ पर ये येलो फंगस हो सकता है। उसके बाद इसके कुछ लक्षण है। लक्षण क्या है, वेट जो है काफ़ी तेज़ी से घटने लगेगा, भूख जो है वो मर जाएगी, थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है। उसके बाद देखो, अगर हमने अच्छी तरीके से इस पूरे के पूरे ब्लैक फंगस को डिटेक्ट नहीं किया, अगर नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जैसे कि पस हो गया, लीकेज, पस लीकेज होने लगती है, आइज़ जो है आपकी संक सी होने लगती हैं, बहुत आप कह सकते हो मतलब एकदम घुसड़ने सी लगती हैं। उसके बाद ऑर्गन फेलियर होने लगता है, और जो आपका कोई घाव वगैरह है तो वो घाव सही नहीं हो पाता। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ये सारे लक्षण हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो भाई इलाज भी है। इलाज है इसका एम्फेटेरेसिन बी इंजेक्शन। ये इंजेक्शन मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही हो जाओगे। लेकिन अगर प्रिवेंशन कर लोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन लेकर चलोगे तो काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहली बात, अपने आसपास साफ़ सफाई रखो, और जो बासी खाना है वो बिल्कुल मत खाओ। जो ह्यूमिडिटी अपने कंट्री कह रहा हूँ, अपने कमरे के अंदर जो है ये नमी को बरकरार रखो। नमी की कमी की वजह से होने पर भी जो है ये येलो फंगस हो जाता है। नाउ येलो फंगस से पहले क्या आया था, ब्लैक फंगस। तो ध्यान से सुनना, ब्लैक फंगस, येलो फंगस को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूकर सेप्टिक, और ब्लैक फंगस को बोला जाता है म्यूकर माइकोसिस, या फिर जाइगोमाइकोसिस भी यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। ये भी इसी तरीके की बीमारी है, इसका भी इलाज एम्फोटेरेसिन बी ही है। उसके बाद वाइट फंगस है। वाइट फंगस का आप कह सकते हो नाम ध्यान रखना, ये फंगस इसका नाम है
कैंडिडियासिस। ओके, ये भी एक टाइप के फंगस से होता है जिसका नाम है कैंडिडा। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीएस पेपर 2 में आपको हेल्थ एक टॉपिक देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पर। बात करी गई है एक क्रिकेट की नई प्रजाति देखने को मिली है। क्रिकेट बैट बल्ले बॉल वाला क्रिकेट नहीं है, ये वाला जानवर है। असली लग रहा है ना, थोड़ी देर तक देखो डर लग जाएगा। ठीक है, असली लग रहा है, ऐसा लग रहा है फ़ोन के ऊपर बैठ गया। तो ये क्रिकेट है, इस तरीके का इंसेक्ट है बेसिकली। तो इसकी नई प्रजाति देखने को मिली है। तो हाल ही में एक नई प्रजाति फाउंड करी गई है जिसका नाम है एंडीमिमस जयंती। ओके, अब यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिली है? छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिली है। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में कुर्रा केव्स है, वहाँ पर जो ये नई प्रजाति है इसका नाम दिया गया है एक प्रोफेसर के ऊपर। प्रोफेसर का नाम था जयंत विश्वास। तो उन्हीं के नाम पर जो है इस इंसेक्ट का नाम दिया गया है। क्या है इस इंसेक्ट का नाम? एंडीमिमस जयंती। ओके, नाउ यहाँ पे इंसेक्ट को हमने देख ही लिया। नाउ बात करते हैं न्यू स्पाइडर क्रिकेट की। तो ये जो नई प्रजाति है ये आइडेंटिफाई करी गई है किसके अंडर में? जीनस एरोकोमिमस सॉसरे, इसकी तौर पे यहाँ पे आप कह सकते हो इसके अंडर में करी गई है। ये क्या है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो जयंती है आज के टाइम पर, आप कह सकते हो ये नया नाम आ चुका है एक, आप कह सकते हो कि क्रिकेट का, एक इंसेक्ट का। और जो इसमें से मेल होते हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हो पुरुष वाले जानवर होते हैं, पुरुष वाले जो इंसेक्ट होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जो फीमेल वाली होती हैं वो फीमेल के पास कान नहीं होते हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखना। नाउ ये जो नया सब जीनस है इसके बारे में आप जानोगे। तो इसको डिस्कवर करा गया है छत्तीसगढ़ में, डिस्कवर किया गया है, हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इंसेक्ट है इसके पास लॉक एंड की मॉडल है। ठीक है, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ एट दी लास्ट अगर हम बात करें तो हमने देखा था एरोक्नोमिमस सॉसरे, ये 1897। ये क्या है? तो ये देख पाओगे एक जीनस है। ठीक है, एक जीनस है जिसको नेम दिया गया था किसके द्वारा? स्विस एंटोमोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडीज़ करते हैं, जो इनका नाम है हेनरी लुइस। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर जो है, इनके नाम के ऊपर ये नाम रखा गया है। तो बेसिकली इस जीन से बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो उसके बारे में बात करी गई है। जो क्रिकेट होता है इस ग्रुप का, इसको हम लोग स्पाइडर क्रिकेट बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे आप देख पाओगे जो नई वाली प्रजाति मिली है वो भी इसी के अंडर, इसी ग्रुप से रिलेट करती हुई मिलती है। तो मतलब कि वो भी एक स्पाइडर क्रिकेट है। ओके, तो इसी ग्रुप से रिलेट करती हुई मिलती है। तो इस ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया। 1897 में एक नया आप कह सकते हो इंसेक्ट मिला था, और उस इंसेक्ट का नाम उसी जिसने खोजा था उसके नाम के ऊपर रख दिया था। नाउ अगर हम बात करें क्रिकेट इंसेक्ट के बारे में, तो लगभग यहाँ पे इसकी 2400 प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। जो इसकी बॉडी है वो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, सिलेंड्रिकल बॉडी, राउंड हेड, एंटीनाज होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई दी हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये देख पाओगे। ठीक है, इसके एंटीनाज वगैरह हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सेकंड, हाँ, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा कंजर्वेशन, वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको सारे आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। जो लास्ट वाला आर्टिकल है उस पर हमने कम फोकस किया है। क्यों? क्योंकि जो भी हमें कोई नई प्रजाति मिलती है तो उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है। नई प्रजाति का आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है, कहाँ पर फाउंड करी गई है वो याद रखना है। तीसरी चीज़ जो है उसकी उस टाइप की प्रजाति है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करती है वो ध्यान रखना है। बस ये 2-3 नाम ध्यान रख लोगे, काम खत्म हो गया। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो है अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पे आज आके फॉलो कर लेना, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। नाउ करते हैं लेक्चर को समाप्त। बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। इस समय टाइम हो रहा है, ये हो रहा है 1:14। तो इस समय यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आई होप जो है आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। और ख़त्म करते हैं, चलो लेक्चर को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।